जो पैसों से रिलेटेड हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। बच्चों एक बात बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट काम है वो क्या था, हमने डिस्कस किया था, सही पैसा सही टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अपने पास कई लाखों पड़े हैं लेकिन नीड नहीं है, खाली पड़े हैं, वेस्ट, किसी काम के नहीं है। एक टाइम आता है जब हमें पैसा चाहिए होता है बट होता नहीं है। जब है तो चाहिए नहीं, जब चाहिए तो है नहीं, दिक्कत है ना। यही ड्यूटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि आपके पास सही क्वांटम में अमाउंट सही टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए बच्चों। ठीक है जी। उसके बाद था फाइनेंशियल डिसीजंस, 3 टाइप के थे, जिसमें पहला था इन्वेस्टमेंट जहां एसेट्स की बात आती थी। सेकंड था फाइनेंसिंग जहां पैसे कहां से आएंगे उसकी बात थी। थर्ड था डिविडेंड, हाउ टू यूटिलाइज द पैट, पैट को कैसे यूटिलाइज किया जाए उसकी बात थी। ठीक है, हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट में 2 बातें थी, करंट एसेट्स के डिसीजन थे, WCM हमने उसको नाम दिया था। अच्छा, जो फिक्स्ड एसेट्स के डिसीजन थे उनको हमने नाम दिया था कैपिटल बस्टिंग। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं बच्चों वो है कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लेते टाइम किन किन बातों को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हमने स्टार्टिंग की क्लास में काफ़ी बातें डिस्कस की थी बट ये आपकी 12th की बुक के अकॉर्डिंग जो है हम उसको देख लेते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक है बच्चों। देखिए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट में 2 बातें, ये कैपिटल इन्वेस्टिंग है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हो गई। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टिंग में 3 पॉइंट्स आपके पास है। पहला है कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो को लेके कुछ बातें आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले कैश फ्लो का मतलब है, फ्लो का मतलब देख लो, कैश मतलब कैश का, फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो मतलब पैसे का आना, एंड आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना। तो कैपिटल इन्वेस्टिंग में हमें इन दोनों बातों को ही देखना है। उसने कैश फ्लो लिखा है ना, तो हमें इन दोनों बातों को देखना है, कैश का इनफ्लो भी, कैश का आउटफ्लो भी। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी बात, जो कैश का आउटफ्लो होता है ना बच्चों, उसका क्या मतलब है। आपने एक मशीन लेनी है, मशीन आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, कैपिटल बस्टिंग में आएगी। तो जब आप मशीन लोगे, मान लो मशीन की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, तो इसका मतलब वो 5 लाख का अमाउंट आपको देना पड़ेगा ना उनको। तो कैश आपके पास से जाएगा, आपके बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आउटफ्लो को मैं नाम देता हूं कॉस्ट, या कॉस्ट को नाम देता हूं आउटफ्लो। बात एक ही है, कैश का आउटफ्लो होना। ठीक है, उसके बाद मशीन ले ली, तो क्या मशीन आपकी वेस्ट? जी नहीं, मशीन से सामान बनेगा, प्रोडक्शन होगा मशीन से, वो सामान जो बनेगा वो बिकेगा, सेल होगी, बिकने से पैसा आएगा। अच्छा, उससे पैसा आएगा मतलब इनफ्लो, इसको आपने नाम देना है बेनिफिट्स का। तो अपना दिमाग में एक बात लेके चलो कि जब भी आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने हैं ना, तो आपके लिए जो सबसे मेन चीज़ वहाँ पे है वो होती है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कॉस्ट का मतलब कैश का आउटफ्लो, बेनिफिट्स का मतलब कैश का इनफ्लो। इन दोनों बातों को बेस बना के ही डिसीजन लिया जाता है। हालांकि ये एक पॉइंट है, ऐसे कई हो सकते हैं। होप सो कैश फ्लो का सिस्टम समझ आया होगा। अब देखते हैं आपकी बुक में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, वी नो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है ना वो किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से। किस में इन्वेस्टमेंट? बड़े वाली एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आप इसको कह सकते हो, या नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हो। दीज एसेट्स इन्वॉल्व बोथ, इसमें दोनों बातें आती हैं, कैश का आउटफ्लो भी होता है, कैश का इनफ्लो भी होता है, जो कई सालों तक होता है। कई सालों तक कैसे? जो आउटफ्लो होगा वो तो आज हो जाएगा, अभी, टुडे। जो पैसा आएगा, वो जो मशीन आपने लिया क्या वो 2 ही दिन चलेगी? जी नहीं, फिक्स्ड एसेट्स है, तो मान लो उसकी लाइफ 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल भी हो सकती है। मान लो इसकी लाइफ 5 साल है, तो 5 साल लाइफ का क्या मतलब है कि उससे 5 साल सामान बनेगा, 5 साल बिकेगा, 5 साल पैसा आएगा। तो जो
बेनिफिट होता है ना जो इनफ्लो, वो कई सालों तक होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से। द अमाउंट नीडेड, जो पैसा आपको चाहिए किस काम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इज नोन एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, मतलब जो आपने लेनी है स्टार्टिंग में जो पैसा लगेगा उसको आपने नाम देना है कैश आउटफ्लो का। अपोजिट साइड, जो आपके पास पैसा वापस आएगा, लिखा हुआ है ना, जो उसी इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आपके पास वापस आएगा उसको आपने नाम देना है कैश इनफ्लो। आपको इन दोनों को ही, इन दोनों के एनालिसिस की नीड आपको होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। होप सो कैश फ्लो का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, ये आपका सेकंड पॉइंट है। बुक में से पढ़ने से पहले हम 2 मिनट इसकी कहानी भी देख लेते हैं। एक बात पूछता हूँ, आपके पास, आपको ना एक नई मशीन चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए, मशीन बी। अब मशीन ए से जो आपकी इनकम है, मैं सीधा लिख देता हूँ इनकम, वो है 5 लाख। ठीक है, मशीन बी से जो आपकी इनकम है बच्चों वो है 7 लाख, 5 लाख 7 लाख। ठीक है जी, अब बच्चों कि कौन सी मशीन अच्छी है, मतलब आप सोच के देखो। आपको मैंने सीधी एक बात बोली, एक मशीन है, मशीन ए, उससे 5 लाख कमाओगे, मशीन बी से 7 लाख कमाओगे। जल्दी बताओ कौन सी मशीन आप लेना चाहोगे? आप कहोगे जी मशीन बी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा कमाई है। बट क्योंकि आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, फाइनेंस में एनालिसिस सबसे मेन चीज़ है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सच्चाई है बिल्कुल। आप इसको देख के डिसीजन कभी नहीं लोगे। किसको देख के? इनकम को अमाउंट में देख के। इसको हम ना एब्सोल्यूट अमाउंट कहते हैं। आप अमाउंट में देख के इसको कभी भी नहीं समझोगे। जब भी आपको डिसीजन लेना है, आपने कहा एक 5 लाख, एक 7 लाख, 7 लाख अच्छा है ना जी ना, पहले ना इसको परसेंटेज फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, मतलब इससे आपकी कमाई कितनी है उसको अमाउंट की बजाय इसमें निकालो। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको चाहिए होगी कि इनकी कॉस्ट क्या है। अब मान लो इसकी जो कॉस्ट है वो है 20 लाख। ठीक है जी, इसकी जो कॉस्ट है वो है कितनी? 20 लाख। इसकी जो कॉस्ट है वो है, आप ले लो इसकी 25 लाख। ठीक है जी, 25 की बजाय आप ले लो 21 लाख। 21 लाख इसकी कॉस्ट है। अब बताओ आप कितना पैसा कमाते हो, इसकी रेट निकालो। कैसे निकालोगे? 5 लाख बाई में 20 लाख मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है जी, तो आप कहोगे जी हम कमाते हैं 25। इसकी जो परसेंटेज आई, रेट आया इसका निकालना हो 7 लाख बाई में 21 लाख मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक है, ये निकालोगे तो इसका आएगा ये। अब बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन सी है? ये ज़्यादा है, दोनों में से ज़्यादा ये है। तो आप कह सकते हो कि मशीन बी को लेना है, लेकिन उसके बेस पे नहीं कहना। मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो ये देखो, मान लो जो मशीन ए है, इनकी हमने कितनी लिखी थी इनकम? 5 लाख 7 लाख। इसकी जो कॉस्ट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, इसकी थी 10 लाख, इसकी थी 21 लाख। सपोज ऐसा हो तो अब इसका निकालो, रेट कितना आएगा? 5 लाख बाई में 10 लाख मल्टीप्लाई बाई ये 50, मतलब 50 आधो आध कमाई ऐसी थी, जितना लगा है उसका हाफ हमें 1 साल में मिल जाता है। इसका निकालो, इसका तो सेम ही आएगा। ठीक है, इतनी आपकी कमाई है, रेट आपका इतना है। अब बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? ये ज़्यादा हुआ ना। तो मैं खाली इसको देखूं ओनली,
तो क्या काम चल जाएगा? जी नहीं, आपको कॉस्ट के साथ ही इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अकेले इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड बात, आपको कौन सी मशीन पसंद आएगी, कौन सी एसेट में पैसा लगाना चाहोगे जहाँ पे क्या ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा है मतलब अमाउंट में, या रेट ज़्यादा है। हम कहेंगे हमें वो चीज़ पसंद आएगी जहाँ पे उसका रेट ज़्यादा होगा। बच्चों आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको देख के चलना है। ये किसकी हेल्प से निकलेगी? इनकम प्लस कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया है इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बुक में क्या दिया हुआ आपकी। ए प्रोजेक्ट में नोट बी प्रॉफिटेबल, एक जो एसेट आप इसको कह दो, हो सकता है किसी सेकंड के मुकाबले फ़ायदेमंद ज़्यादा ना हो, मतलब एक से इनकम 5 लाख है, एक से 7 लाख है, तो यहाँ पे किस चीज़ के बेस पे उसको डिसाइड किया जाएगा? इनके, दिस इज द मेन थिंग, इसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसको निकाला जाएगा किस पे? एक्सपेक्टेड, उम्मीद है। देखो मशीन आप लोगे आने वाले टाइम में, मतलब अब लेनी है ना, या ले ली, लेनी है, उससे पहले तो डिसीजन होता है ना। तो मशीन लेंगे तो एक्सपेक्टेड ही तो होगा ना, अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इससे हमें इतनी इनकम आएगी, इससे इतनी इनकम आएगी, पहले किसको पता होता है भाई? तो एक्सपेक्टेड जो आप उस पर कमाओगे, ठीक है ना, और उन पे जो जोखिम है उसको भी आपको देखना है कि आपको कितना लॉस हो सकता है। कहते हैं दोनों का जो जोखिम है वो सेम है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ उसका भी। इन दोनों में से कौन सी मशीन पसंद है? ए अभी आपको कि जी ए, इनकम ज़्यादा है जी, देख लो। चलो मैं कहता हूँ इसकी जो लाइफ है मशीन ए की वो 5 साल है, 5 साल, इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। अब बताओ 5 साल में इससे कितना कमा लोगे? मतलब अंदाजा वैसे लेके चलें तो 5 लाख 5 साल में आप कमा लोगे कितने? 25 लाख। इससे कितने कमाओगे? 70 लाख। सोचो, यहाँ पे 10 लाख लगा के 25 लाख कमाओगे, इस जगह पे 10 लाख लगाए 25 लाख कमाए, यहाँ पे 21 लाख लगाए 70 लाख कमाए। सोचो कितना ज़्यादा कमा लिया। मतलब चेंजेस कुछ भी आ सकते हैं, बहुत चीज़ें होती है बच्चों जिसको यहाँ पे जिसका एनालिसिस किया जाता है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है फाइनेंशियल डिसीजंस को लेना। आपको पता है जो एक अकाउंटेंट होता है, आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंटेंट मंथली कितने कमा लेगा भाई? 20, 30, 40, 50, हद से ज़्यादा 1 लाख मान लो, चलो कमा लिया। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बंदा होता है ना, जिसका काम फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, वो लाखों से नीचे नहीं आता कभी भी, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है। किससे? अकाउंट्स बनाने से। अकाउंट्स बनाना तो स्टार्टिंग चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़, उसकी एनालिसिस सबसे मेन होती है। तो एनालिसिस के लिए बहुत सी बातें होती हैं। कहते हैं जब आपका रिस्क लेवल सेम हो ना, जोखिम आपका सेम हो, तब आप जिसकी रेट ज़्यादा हो आप उसको चुनिए। मतलब इसकी भी 5 साल है मान लो लाइफ, इसकी भी 5 साल है, तब आप जिसकी रेट ज़्यादा हो उसको चुनिए। ठीक है ना। चलो थर्ड देखिए ध्यान से, इसमें छोटी छोटी सब बातें बता देगा कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देके चलना है। देख लो, नाम देख लो वैसे ही। पहला है फंड्स इन्वॉल्व, कितना पैसा चाहिए। रेट यहाँ पे है, लेकिन किसका? जो आपका ब्याज जाना है उस पर पैसा लोगे, मान लो आपने बैंक से लोन लिया तो उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा ना बच्चों। जो कमाओगे उसका कैश का फ्लो। तो कहते हैं छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको सबको देखना पड़ता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से पहले। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे।